हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। सो आज हम एक नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इवोल्यूशन। और ये एक बहुत बेसिक यूनिट है और बहुत सिंपल यूनिट भी है, तो इसको छोड़ना नहीं है पहली चीज़ तो। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है पिछले कुछ दिनों में। वी हैव कंप्लीटेड जेनेटिक्स, वी हैव कंप्लीटेड इकोलॉजी, वी हैव कंप्लीटेड अवर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड दी योर बायोकेमिस्ट्री, है ना। तो चार सब यूनिट्स हम लोग कवर कर चुके हैं हमारे सिलेबस की, इंटरेस्टिंगली। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम एक मॉडर्न और एक क्लासिकल यूनिट चलाएंगे, तो उसी बेसिस पे आज हमारी जो कहानी है वो हमारी क्लासिकल पे आ गई है वापस। तो शुरुआत मैंने जेनेटिक्स से की थी, जेनेटिक्स के बाद हम लोगों ने बायोकेम के बारे में बात की थी, बायोकेम के बाद में हम लोगों ने बात किस पे की थी, इकोलॉजी पे। और इकोलॉजी के बाद हम लोगों ने कहानी शुरू की थी मॉल बायो की, जो कि खत्म हो चुकी है। तो लास्ट 19 डेज में ये पूरी बातचीत हो चुकी है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं और अगर आपको किसी यूनिट में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि ये 60 डेज की एक संभव सीरीज है तो इसके अंदर हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाएंगे चीजों में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है मैं उनको इतना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ कि आईआईटी जेएम, बिल्स और सीएसआर नेट के क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे उन टॉपिक से जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड। परफेक्ट। तो ऑब्वियसली ये समर सीरीज चल रही है और इसका क्या मकसद है तुमको ऑलरेडी पता है, टू मेक अ रियलिटी ऑफ योर सिलेक्शन। और दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ इवोल्यूशन यूनिट। ठीक है, किस किस के लिए ये, सीएसआर नेट, जेजीडब्ल्यू लेवल्स, आईआईटी जैम, ये मिनिमम एग्जाम्स है, लेकिन किसी भी बायोलॉजिकल एंट्रेंस में ये सीधी सीधी काम आ जाएगी। ठीक है, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक उसका नाम है, व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस टुडे। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। व्हाई? बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। मैं इस द कॉलम में पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन सा वाला कहाँ मिलता है, इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि चलो ठीक है क्वेश्चन आ रहे हैं वो तो मान ली बात, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये हमको है ना एक्चुअली हाउ अर्थ इवॉल्व्ड उसके बारे में समझाती है। तो हम तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चीज है, कैटेगराइजेशन, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज, और लास्ट में मैं एक स्लाइड में कुछ मास एक्सटेंशन इवेंट्स जिनको हम मेजर एक्सटेंशन, मेजर कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन फर्स्ट। तो भैया व्हाट इज जीटीएस, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और उसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए तुमको सीधा पहले तो ये समझो कि जीटीएस का क्या मतलब होता है। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब होता है एज ऑफ द लेयर्स ऑफ द रॉक्स। तो भैया जियोलॉजिकल टाइम, जियोलॉजिकल टाइम वर्ड समझो, मतलब जियोलॉजी का टाइम। तो जियोलॉजिकल टाइम मतलब अर्थ की टर्म्स में हम बात करें, यहाँ पे हम मिनट्स और सेकंड्स की बात नहीं करें, हम ईयर्स में बात करेंगे, मिलियंस ईयर्स, बिलियंस ईयर्स, उसमें बात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, लेयर्स ऑफ रॉक्स के बेसिस पे पूरी की पूरी कहानी करते हैं। अब हम ये बात जानते हैं कि हमारी जो रॉक्स होती है उनके अंदर फॉसिल्स मिलते हैं, है ना, एंड दोज फॉसिल्स आर बीइंग स्टडीड इन दिस जियोलॉजिकल टाइम स्केल, एंड टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव द प्रॉपर पैरामीटर्स। ठीक है, तो इसमें विलियम स्मिथ एक इंपॉर्टेंट नाम बन के आता है जो अपने को याद रखना है। विलियम स्मिथ ने ये प्रपोज किया था कि जो बॉटम लेयर होती है आपकी रॉक में, जो बॉटम लेयर होती है वहां पे पुराने प्लांट्स और एनिमल्स के आपको अवशेष, फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। और इसके बेसिस पे जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बड़ा सा स्ट्रेटा बना दिया, रॉक स्ट्रेटा, है ना, स्ट्रेटाग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे जो नीचे मुझे फॉसिल्स मिलेंगे ना वो बहुत पुराने होंगे, और जो ऊपर मुझे फॉसिल्स मिलेंगे वो बहुत नए ऑर्गेनिज्म के होंगे, क्योंकि अभी अभी मरे होंगे और वो यहाँ पे दफन हुए होंगे। तो उनके जो फॉसिल्स है वो बहुत प्रेजेंट में है, बहुत रिसेंट है, और जो पुराने वाले हैं वो बहुत नीचे मिलेंगे। और इसके बेसिस पे ये हमको समझाता है इवोल्यूशन। अब क्यों पढ़ रहे हो आप रॉक्स के बारे में, क्यों पढ़ रहे हो लेयर ऑफ रॉक्स के बारे में, क्यों समझ रहे हो, बिकॉज दिस एक्सप्लेन द इवोल्यूशन। नाउ इवोल्यूशन का क्या मतलब होता है, चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो उसके बेसिस पे आप इवोल्यूशन समझते हो। तो ये आपका जब आप फॉसिल्स को स्टडी करते हो कि अच्छा यहाँ ये मिल रहा है, यहाँ ये मिल रहा है, मान लो यहाँ ए फॉसिल मिल रहा है, यहाँ बी मिल रहा है, यहाँ सी मिल रहा है, यहाँ डी मिल रहा है, तो आप ये समझ सकते हो ए से बी बना होगा, फिर बी या सी फिर डी, तो ये मोस्ट इवॉल्व है और ये सबसे पुराना वाला कुछ ऑर्गेनिज्म है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस कर करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे अगर हम जियोलॉजिकल टाइम को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें तो एक डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं जीटीएस की, दैट इट इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम इन डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज में हम समझेंगे कैसी, ऑफ डिफरेंट ड्यूरेशंस। तो अलग अलग ड्यूरेशन की अलग अलग कैटेगरीज में ऑर्डरली अरेंजमेंट कर रखा है हमने जियोलॉजिकल टाइम को। क्या क्या कैटेगरीज निकल के आती है, पहली कैटेगरी होती है ईओन। ठीक है, ईओन, ईओन जो होता है वो सबसे बड़ा जियोलॉजिकल टाइम पीरियड होता है और दो ही ईओन है हमारे पास। उसके बाद में आते हैं एरा, ईओन से छोटा होता है एरा, एरा से छोटा होता है अपना पीरियड, और पीरियड से छोटा होता है सबसे छोटा जिसको आप कह सकते हो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, वो है आपका इपॉक। इपॉक से भी छोटे होते हैं बट इपॉक तक चल जाएगा अपने को। तो ईओन, देन एरा,
देन पीरियड एंड देन इपॉक। इसको ऐसे याद रखना है, इयन, एरा, पीरियड एंड इपॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा अरेंजमेंट बनता है। फिर अगर हम और आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, तो अब थोड़ा सा तुमको ध्यान से समझना पड़ेगी। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, पहले तुमको इसको पूरा ऐसा कैसा लर्न करना है ना, थोड़ा सा रटना पड़ेगा इसको, बट इसको मैं बता दूंगा अभी कैसे याद रखना। तो जो पहला जीटीएस के बारे में बात की थी, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में, तो वो जियोवानी आद्योना ने की थी, है ना। आई नो कि मैं प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं कर रहा हूँ, ये इटालियन जियोलॉजिस्ट हैं, तो जियोवानी आर्दुओना, तो ये उनका कुछ इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन है। तो इसमें अगर हम बात करें इयन, एरा और आपके पीरियड और इपॉक की, तो हमारे पास में दो क्या होते हैं, इयन्स होते हैं। एक होता है क्रिप्टोजोइक, या इसको हम प्री कैम्ब्रियन नो लाइफ वाला इयन बोलते हैं। इसके अंदर कोई लाइफ नहीं है। अब कोई लाइफ नहीं है तो इसका मतलब कोई फॉसिल भी नहीं होगा, और इस वजह से हम इसको बहुत डिटेल में स्टडी नहीं कर पाते हैं। ऑल्दो यहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिले हैं जिसके बारे में हम आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक में आगे डिस्कस करेंगे एराज में। तो जो हमारा क्रिप्टोजोइक या प्री कैम्ब्रियन इयन है, उसके अंदर 3 एराज आते हैं। एजोइक मतलब नो लाइफ, एजोइक, जोइक मतलब लाइफ, ए मतलब नो, तो नो लाइफ। आर्कियोजोइक प्रिमिटिव लाइफ, और प्रोटेरोजोइक मतलब यही कोई प्रिमिटिव और थोड़ा सा मोर एडवांस। मैं बताऊंगा अभी एरा का मतलब क्या होता है। फिर आ जाते हैं अपन फेनेरोजोइक एओन पे। फेनेरोजोइक का मतलब होता है फेनेरो और जू। तो फेनेरो का मतलब है विजिबल और जू का मतलब क्या है, लाइफ। तो यहाँ पे विजिबल लाइफ देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे फॉसिल्स आपको देखने को मिले थे। और यहाँ पे फिर 3 एराज आ जाते हैं अपने। एक आता है पैलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा और सीनोजोइक एरा। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आती, ये तो बहुत आसान है। क्या, क्रिप्टोजोइक याद कर लिया, फेनेरोजोइक याद कर लिया। क्रिप्टोजोइक में 3 एरा है, फेनेरोजोइक में 3 एरा है, एजोइक, आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीजोजोइक, सीनोजोइक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से डिटेल में आती है चीजें। फिर अब जब आप पैलियोजोइक में पीरियड्स की बात करते हो, तो वहां पे कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिलूरियन, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेनिसिल्वेनियन और परमियन, ये 7 आपके क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं। तो इसको ऐसे याद रखो, कैम, ऑर्डो, सिलू, देव, मिसी, पेनी, पर्म, है ना। तो कैम्बोर्डो, सिलू, देव, मिसी, पेनी और पर्म, इसको ऐसे 3-4 बार राइम में बोलोगे, कैमोर्डो, सिलू, और उसके बाद में देव, मिसी, पेनी, पर्म, तो आपको ये ऐसे ऐसे कैसे याद हो जाएगी। कैम्ब्रियन, अब कैम्ब्रियन के पहले वाला क्या होगा, प्री कैम्ब्रियन, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन इयन, क्योंकि इसके पहले कौन सा, कैम्ब्रियन के पहले कौन सा चलता होगा, प्री कैम्ब्रियन इयन रहा होगा। मीजोजोइक में 3 आते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस, तो इसको ऐसे याद रखो, ट्राया, जूरा और क्रेटा, ट्राया, जूरा, क्रेटा। सीनोजोइक में 2 है, टर्शियरी और क्वाटरनरी, और इसके अंदर फिर पेलियोजिन, नियोजिन वगैरह अरेंजमेंट आता है, बट अपने को इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अपने तो सीधा याद रखो। टर्शियरी में 5 है, तो क्या, पीईओ, पीओ, पीओएमपी एंड प्ले होली, है ना। तो पीओएमपी, पीईओ, पीओएमपी एंड प्ले होली, जिसमें से अपने को ये पी एल यहां से पिक करना है, एच ओ यहां से पिक करना है। तो पीईओएमपी, पीओएमपी, प्ले होली, इससे आपका पीओएमपी और पीएच। तो पीओ में पेल्यूसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन, होलोसिन, ये आपके पूरे टर्शरी और क्वाटरनरी के बन जाते हैं। क्वाटरनरी में प्लिस्टोसिन और होलोसिन है। बस ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पे जो एमपी है उसमें मियोसिन और प्लियोसिन थोड़ा बहुत बार बार रिवाइज करोगे तो बनेगा, ये दिमाग में आएगा, सेटअप हो जाएगा फिर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए सारे, ये इसमें इपॉक्स होते हैं। तो इपॉक्स सिर्फ अपने को यही याद रखना है, पीओएमपी, प्ले होली वाले इपॉक्स याद रखना है। बाकी सारे पीरियड्स हैं, उसके पहले एरास थे और उसके पहले इयन्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे। अगर हम और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो आप थोड़ा सा एरास के बारे में समझ लेते हैं। तो एजोइक एरा में कोई लाइफ नहीं थी, नो लाइफ। आर्कियोजोइक में प्रिमिटिव लाइफ थी, है ना, जो बहुत एडवांस नहीं थी। प्रोटेरोजोइक में अर्लीस्ट लाइफ थी, मतलब थोड़ी एडवांस लेकिन अर्लीस्ट लाइफ। फिर पेलियोजोइक में एंशिएंट लाइफ है, मीजोजोइक में मिडिल लाइफ है, और आपके सीनोजोइक का मतलब रीसेंट लाइफ है। तो जितने भी जोइक वर्ड है उसका मतलब तो लाइफ है, और बाकी जो आर्कियो, प्रोटेरो, पेलियो, मीजो, सीनो, ये सब आपके रीसेंट, मिडिल, एंशिएंट और इनके लिए यूज किए जाते हैं। ये वर्ड समझ लोगे तो तुमको आसान होगा याद करने के लिए कि अच्छा इसके बाद ये आया होगा, इसके बाद ये आया होगा। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, या तो लाइफ आ रही है या लाइफ और एडवांस होती जा रही है। अरे बस समझ में, इस तरीके से हमारा पूरा एरास सेटअप है। परफेक्ट। नाउ कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि एक टर्म होता है रेवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि मेजर एक्सटिंक्शन इवेंट, जिसकी वजह से आपका या तो एरा एंड हो गया हो, या फिर आपका यूजुअली पीरियड में बहुत बड़ा कुछ आ गया हो चेंजेस। लेकिन पीरियड में जो चेंजेस आता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, ये ज्यादा इंपैक्टफुल इवेंट नहीं होते हैं, और यूजुअली या तो ये पीरियड को एंड करते हैं या फिर ये किसी ईपॉक को एंड करते हैं। इसमें हम मेजर 5 एक्सटिंक्शन इवेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिनको हम मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स बोलते हैं। मास एक्सटिंक्शन इवेंट, सो यूजुअली उसने या तो पीरियड एंड किया होगा या इपॉक एंड किया होगा,
और अगर उसने कोई एरा ही एंड कर दिया तो फिर उसका आप रिवोल्यूशन भी बोल सकते हो। ओरोगेनी वर्ड भी एक यूज करते हैं जो यूजुअली हम अपने इधर यूज नहीं करते हैं, यह नॉर्थ अमेरिका वगैरह में यूज होता है, ओरोगेनी या ओरोजेनिक। लेट्स स्टार्ट। तो भैया आपके पास ये पूरी की पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। इसमें हमारे पास में ये हेडिन, आर्कियन, अब ये आपका प्रोटेरोजोइक में आगे एजोइक और आर्कियोजोइक का दूसरा नाम है। इसमें हेडिन और आर्कियन जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, है ना, प्री कैम्ब्रियन पूरा अरेंजमेंट है। ये प्री कैम्ब्रियन पूरे अरेंजमेंट में, जस्ट अ मोमेंट, ये प्री कैम्ब्रियन पूरे अरेंजमेंट में हेडिन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है। बट इससे इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं बनते, सवाल आपके किससे बनते हैं, फेनेरोजोइक से बनते हैं। तो फेनेरोजोइक में पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। पेलियोजोइक में अपने पास में क्या आ गया, कैम, ऑर्डो, सिलू, देव। और अब ये मिसी और पेनी ध्यान से समझना, मिसिसिपियन और पेनिसिल्वेनियन जो है वो लोअर कार्बोनिफेरस और अपर कार्बोनिफेरस भी कहा जाता है। मिसिसिपियन लोअर कार्बोनिफेरस और पेनिसिल्वेनियन अपर कार्बोनिफेरस, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में फिर आता है पर्मियन। इस तरह से पेलियोजोइक खत्म हुआ, ट्राया, जूरा, क्रेटा, ये हो गया आपका मीजोजोइक में। और सीनोजोइक में मैंने बताया था पेलियोजिन नियोजिन बोलते हैं। तो सीनोजोइक में भी दो कहानी है, टर्शियरी की जो बात करते हैं अपन, तो टर्शियरी पेलियोजिन और नियोजिन में डिवाइड हो जाती है। फिर उसमें पीओ, एमपी, ये हो गया पेलियोजिन और नियोजिन का। और उसके बाद में क्वाटरनरी में क्या आ गया अपना, प्ले होली, प्लेस्टोसीन एंड होलोसीन। याद तो बहुत जल्दी हो जाएगी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी यार, इसमें प्रैक्टिस के बिना होगा नहीं है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना कि जो फेनेरोजोइक पीरियड है, जिसमें सॉरी फेनेरोजोइक जो इयोन है वो आपका सिर्फ 12% हिस्सा ही बनाती है, ओनली 12% हिस्सा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अरेंजमेंट कहाँ रहा है, जहाँ पे हमारे पास में कोई बहुत अच्छी लाइफ थी नहीं। इस समय पे हमारी लाइफ मतलब ज्यादा कुछ थी नहीं, और इस टाइम पे हमने सबसे ज्यादा लाइफ मतलब हमारी अर्थ जो रही है वो वैसी रही है बिना लाइफ की। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्कियोजोइक एरा से। आर्कियोजोइक एरा की अगर बात की जाए तो इसका जो कितना पुराना है, ये तो 3.6 बिलियन ईयर्स अगो। और इसकी जो ड्यूरेशन है देखो कितनी, 2000 मिलियन ईयर्स, मतलब 2 बिलियन ईयर्स तक ये रहा है। उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती रही हैं। कोई भी रिकॉग्नाइजेबल फॉसिल हमको यहाँ से देखने को नहीं मिला है, नो रिकॉग्नाइजेबल फॉसिल। कुछ एविडेंस है यहाँ पे लाइफ के, जैसे हमको ऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिले हैं रॉक्स में, जो कि सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स के फॉर्म में रहे हैं। और ऑर्गेनिक मटेरियल होने का मतलब है कि कुछ फॉर्म ऑफ लाइफ रही होगी, बट हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है उसके, ठीक है। फिर आर्कियोजोइक के बाद में आता है प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा जो है वो आपका 2 बिलियन साल पहले का है, और इसका जो ड्यूरेशन रहा है वो 500 मिलियन ईयर, मतलब हाफ बिलियन ईयर्स तक ये रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो कूल है। अच्छा, मैं फॉर्मेट क्या यूज कर रहा हूँ, मैं क्लाइमेट के बारे में बात करूंगा। ग्रीन से जो लिखा है वो प्लांट्स के बारे में, और जो ब्लू से लिखा है वो एनिमल्स के बारे में, मतलब ये फ्लोरा के बारे में है बात, ग्रीन से जो लिखा है। और ये ब्लू वाला जो है ये फौना के बारे में, फॉनल सक्सेशन और फ्लोरल सक्सेशन के बारे में बातचीत है यहाँ पे। तो कूल क्लाइमेट रहा है, वॉल्केनिक इरप्शंस लगातार होते रहे हैं, और इसके अंदर लगातार एक के बाद एक ग्लेशिएशंस होते रहे, रिपीटेड ग्लेशिएशन, बनता है टूटता है, बनता है टूटता है। इस तरीके से हमारा प्रोटेरोजोइक एरा चला है। अगर इसमें प्लांट्स की बात की जाए तो इसमें प्रिमिटिवली देखा जाए तो एक्वेटिक प्लांट्स रहे हैं, है ना, मतलब जो पानी में रहते हैं वो। एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया यहाँ पे देखने को मिले हैं, मतलब वो डेवलप हो चुके हैं। उसके बाद में यहाँ पे अगर फौना की बात की जाए तो शेल्ड प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स देखने को मिले। प्रोटोजोन्स उनको कहा जाता है जो फर्स्ट एनिमल्स रहे होंगे, प्रोटो मतलब फर्स्ट और जोन्स मतलब एनिमल्स। और इसके अंदर सिलेंट्रेटा भी देखने को मिले हैं, फ्लैटफॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं हमको, और कुछ एनिलिड्स देखने को मिल रहे हैं जो बहुत ही प्रिमिटिव है। बहुत ही प्रिमिटिव मतलब उनके अंदर बहुत डेवलपमेंट नहीं हुआ है अभी के एनिलिड्स जैसा, बट हाँ देखने को जरूर मिल रहे हैं। तो ये हमारा प्रोटेरोजोइक में हो जाता है। प्रोटेरोजोइक एरा जो है हमारा, अब इसके अंदर क्या है, ये कौन से ईयन में आएगा प्रोटेरोजोइक एरा, बताओ जरा कौन से ईयन में आएगा, ये कमेंट में लिखना, तो अभी बताइए मैंने बात ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ पेलियोजोइक एरा पे आ जाते हैं अपन, और पेलियोजोइक एरा से अपन क्या शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं फेनेरोजोइक एरा। फेनेरोजोइक एरा नहीं, इयन, फेनेरोजोइक इयन। तो इसमें पेलियोजोइक एरा की अगर बात करें तो इसका जो कितना पुराना है ये, तो ये है आपका 600 मिलियन ईयर अगो, 600 मिलियन ईयर अगो ये शुरू हुआ था, और 100 मिलियन साल तक ये चला। क्लाइमेट इसमें काफी वार्म रहा है, और इसके अंदर लैंड जो है वो काफी सबमर्ज रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब ओशियंस का डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर। इसी में आपका पहला लैंड प्लांट देखा जा सकता है, कि हम बोलते हैं कि हाँ भैया आपका कैम्ब्रियन में पहला लैंड प्लांट अपेयर हुआ होगा। और मराइन एल्गी जो है वो अबेंडेंट है, अभी यहाँ पे प्रोबेबल है, हमको कोई श्योरिटी नहीं है, बट प्रोबेबली यहीं पे अपेयर हुआ होगा। इसके बाद में यहाँ पे पहली फिशेस, कोरल्स एंड ट्राइलोबाइट्स बहुत ज्यादा मात्रा में देखने को मिले हैं।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, कैम्ब्रियन में मोलस्क का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है ना। अच्छा, हमेशा ध्यान रखना अगर कोई चीज डाइवर्सिफाई कर रही है इकोलॉजिकली और इवोल्यूशनरी, इसका सीधा सीधा मतलब है कि उनका डोमिनेंस है। समझ रहे हो बात? कोई भी चीज कब डाइवर्सिफाई करेगी, जब उसका बहुत ज्यादा डोमिनेंस होगा, और डोमिनेंस होने की वजह से वो जगह जगह अपने आप को क्या कर पाएगी, स्थापित कर पाएगी और डाइवर्सिफाई होगी। याद रखना है बात, बहुत ही बेसिक बात है, हमेशा काम आएगी ना। ऑर्डोविशियन पे आ जाते हैं अपन। ऑर्डोविशियन की बात करें तो ये 500 मिलियन ईयर अगो रही है, और इसका जो पूरा ड्यूरेशन रहा है वो 75 मिलियन ईयर्स का रहा है। यहाँ पे क्लाइमेट अभी तक लगातार गर्म ही होता जा रहा है, पहले ठंडा था फिर धीरे धीरे गर्म होने लगा है। अब यहाँ पे हम ये बात जानते हैं कि पहला लैंड प्लांट आ चुका है ना। एल्गी फंजाई भी यहाँ पे पूरी तरह से सेटअप हो रही है। यहाँ पे मराइन इन्वर्टिब्रेट्स की अबेंडेंस है, भरमार है बिल्कुल। और उसके अलावा यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट वर्टिब्रेट देखने को मिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना सर, फर्स्ट वर्टिब्रेट देखने को मिला है जिसका नाम है ऑस्ट्रेकोडर्म। ऑस्ट्रेकोडर्म कब मिल रहा है, ये ऑर्डोविशियन में। तो कैम्ब्रियन के बाद में ऑर्डोविशियन है, और वहां पे फर्स्ट वर्टिब्रेट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑस्ट्रेको। नाउ नेक्स्ट इज सिलूरियन। सिलूरियन की अगर बात की जाए तो ये 425 मिलियन ईयर अगो है। अब देखो ना, यहाँ पे 500 साल था कि 500 मिलियन ईयर अगो है, और 75 मिलियन ईयर चले गए तो क्या बचा, 425 मिलियन ईयर अगो, और ये 20 मिलियन साल तक चला है। ठीक है, अब ये स्लाइटली कूल इन्वायरमेंट रहा है, इसके अंदर थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे पहला लैंड प्लांट, अभी देखना यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि फर्स्ट लैंड प्लांट यहाँ पे आया होगा, लेकिन उसके बारे में हमको श्योरिटी उतनी नहीं रही। यहाँ पे हमको एक श्योर सेटअप मिल गया है जिसमें हमने बोला कि क्लब मोसेस आपको यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा इसी में ध्यान रखना, सिलूरियन और ऑर्डोविशियन के बीच में एक वर्ड और निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं कुक्सोनिया। तो कुक्सोनिया जो है वो पहला वर्ड, पहला लैंड प्लांट हम मानते हैं जो वेस्कुलेचर वाला था। वेस्कुलेचर मतलब जिसके अंदर क्या था, जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट है ना। इसमें एक वर्ड और याद रख सकते हो, राइनिया। ये भी एक पहला प्लांट माना जाता है। नाउ इसके अंदर एल्गी अभी तक डोमिनेट नहीं है, पीछे से एल्गी डोमिनेट करते हुए आ रही है। यहाँ पे इनवर्टिब्रेट का गजब का एक्सपेंशन देखने को मिला है हमको सिलूरियन में। पहला इंसेक्ट देखने को मिला है यहाँ पे, और मछलियों का राइज ऑफ फिशेस, मतलब वो भी क्या है, डोमिनेट होना शुरू हो चुके हैं यहाँ पे सिलूरियन में, याद रखना सिलूरियन में। नाउ आगे बढ़ते हैं डेवोनियन की तरफ। डेवोनियन की अगर अपन बात करें तो ये आपका 405 मिलियन ईयर अगो था, और 60 मिलियन तक ये रहा। यहाँ पे यूनिफॉर्म क्लाइमेट रहा है, मतलब बहुत ज्यादा क्लाइमेट में बदलाव नहीं हुआ है। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता गया है, इंक्रीज टेम्परेचर मतलब वार्म साइड की तरफ आप जा रहे हो। पहला फॉरेस्ट, पहला जिम्नोस्पर्म, और पहला नॉन लिवर वर्ट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। हॉर्सटेल भी और फर्न्स भी, ये इंपॉर्टेंट है सारे, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको। फर्स्ट फॉरेस्ट, फर्स्ट जिम्नोस्पर्म, उसके अलावा लिवर वर्ट, हॉर्सटेल और फर्न, ये आपको पहले वाले यहीं पे देखने को मिलेगी इसके अंदर आपके डेवोनियन में। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एज ऑफ फिशेस कहा जाता है डेवोनियन को, क्योंकि उनके अंदर क्या हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारी मछलियां यहाँ पे डेवलप हुई थी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एम्फीबियंस का एवोल्यूशन भी शुरू हो चुका है, मतलब एम्फीबियंस यहाँ पे धीरे धीरे डेवलप होने लगे, इवॉल्व होने लगे हैं, है ना। तो पाइसेस के बाद अपना वही आता है ना, एम्फीबियन। तो बस अब ध्यान से देखते जाओ, जैसे तुमने क्लासिफिकेशन बचपन में पढ़ा होगा, एक के बाद एक डेवलप होता जाएगा। अब देखो कार्बोनिफेरस में पहले हम लोग लोअर कार्बोनिफेरस मिसिसिपियन के बारे में बात करें तो 280 मिलियन ईयर अगो की बातचीत है। ये 50 मिलियन साल तक ये चला। क्लाइमेट यहाँ पे भी यूनिफॉर्म है, जैसा अपना डेवोनियन से चलता हुआ आ रहा है। वार्म और ह्यूमिड था पहले, लेकिन बाद में जाके ये ठंडा होने लगा, क्योंकि जो अपने लैंड थे जो पहले सबमर्ज हो चुके थे वो अब उठने लगे थे। इस वजह से धीरे धीरे हमारा क्या है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट जो था वो ठंडा होने लगा। मॉसेस और सीड फर्न्स ने यहाँ पे डोमिनेट किया, कब, कार्बोनिफेरस मिसिसिपियन में। जिम्नोस्पर्म्स जो है वो आपके धीरे धीरे क्या है, फैलते गए, एरिया में फैलते गए जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स कहाँ से चालू हो गए थे, पीछे अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहला जिम्नोस्पर्म डेवलप हुआ था डेवोनियन में, और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म फैलते गए 60 मिलियन सालों में ही। उसके अलावा यहाँ पे इंसेक्ट्स का राइज होने लगा है ना। उसके अलावा एंशियंट शार्क का स्प्रेड देखने को मिला, अभी वाली शार्क नहीं, जो पुरानी एंशियंट शार्क थी उसके बारे में। और एम्फीबियंस आपके डेवोनियन से शुरू हो गए थे, एज ऑफ फिशेस के बाद में यहाँ पे उनका एवोल्यूशन था, अब उनका रेडिएशन हो रहा है। अडेप्टिव रेडिएशन करके कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आगे तुमको पढ़ाऊंगा, अडेप्टिव रेडिएशन, कि किस तरीके से आपका निश रिप्लेसमेंट करने के लिए आपके अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं। तो अडेप्टिव रेडिएशन विल बी देयर, और उसका एम्फीबियन का अडेप्टिव रेडिएशन देखने को मिला हमको मिसिसिपियन में, लोअर कार्बोनिफेरस के अंदर। फिर अगर आगे बढ़े हम लोग तो पेनिसिल्वेनियन की बात कर लेते हैं। पेनिसिल्वेनियन आपका 320 मिलियन ईयर रहा, और 40 साल तक इसका ड्यूरेशन रहा। वापस से क्लाइमेट आपका वार्म एंड मॉइस्ट ही, अभी बहुत ज्यादा बदलाव इसके अंदर आए नहीं है। फॉरेस्ट जो है सीड्स के,
वो डेवलप होने लगे, तो सीड फर्न्स के फॉरेस्ट यहाँ पे डेवलप होने लगे और जिम्नोस्पर्म्स के, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स डेवोनियन में आ गए थे, मिसिसिपियन में उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया और अब यहाँ पे वो अपने फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं कहाँ पे, पेनिसिल्वेनियन में, जो कि क्या है, अपर कार्बोनिफेरस, अपर कार्बोनिफेरस। एम्फीबियंस जो है वो डोमिनेट करने लग गए लैंड पे, पहली बात तो एम्फीबियंस अभी इवॉल्व कर रहे थे, अडेप्टिव रेडिएशन उनके अंदर चल रहा था, अब डोमिनेट कर रहे वो लैंड पे। इंसेक्ट्स जो है वो कॉमन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा इंसेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पे पहले रेप्टाइल का अपीयरेंस होता है, तो याद रखना पेनिसिल्वेनियन में पहले रेप्टाइल, फर्स्ट रेप्टाइल का क्या होता है यहाँ पे, अपीयरेंस होता है। तो अब एम्फीबियंस क्योंकि डोमिनेट करने आ गए हैं, वो एडेप्टिवली रेडिएट हो रहे हैं, तो अब फिशेस तो नीचे जा चुके होंगे और एम्फीबियंस उठ रहे हैं, तो अब वो रेप्टाइल्स को भी आगे क्या करेंगे, इवॉल्व करने में मदद करेंगे। फिर आता है पर्मियन, ये अपना लास्ट एरा है, पक्का एरा है, क्या है ये, पीरियड है, एग्जैक्टली इट इज योर पीरियड, किसका, अपना चल रहा है ना अभी पैलियोजोइक एरा। इसके अंदर 345 मिलियन ईयर अगो की कहानी है और 25 मिलियन साल तक ये चला। यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो एरिड बन जाता है, एरिड मतलब सूखा बन जाता है, कॉन्टिनेंट्स जो है यहाँ पे वो डेवलप होने लगते हैं, मतलब उठने लगते हैं, और यहाँ पे अपलांचियल माउंटेन की पूरी रेंज बनती है। ग्लेशिएशन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इंडिया के जो नीचे वाले रीजन है, साउथ इंडिया जिसको अपन बोलते हैं, वहां पे भी और बाकी पूरे रीजन में भी आपका क्या होता है, जैसे अपन बनाते हैं ना इस तरीके से अर्थ, तो यहाँ पे ये जो सदर्न हेमिस्फीयर है इसमें ग्लेशिएशन देखने को मिलता है। मैंने ज्यादा टिल्ट कर दिया, इतनी नहीं होती है, इतनी होती है बेसिकली, ये बेसिक अपनी 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हॉर्स टेल्स का डिक्लाइन देखने को मिला हमको, मतलब ये प्लांट में फ्लोरा में ये बात याद रखनी कि हॉर्स टेल्स अपने देखने को मिल रहे हैं। हॉर्स टेल्स एक प्लांट को बोलते हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे एमोनाइट्स और ट्राइलोबाइट्स का एक्सटिंक्शन हो गया। प्रिमिटिव रेप्टाइल्स जो पीछे वाले से हमारे डेवलप होते हुए आ रहे थे पेनिसिल्वेनिया से, वो आपका पेनिसिल्वेनियन से जो रेप्टाइल का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ वो प्रिमिटिव रेप्टाइल बन चुके, और यहाँ पे जो रेप्टाइल्स थे वो धीरे धीरे मैमल लाइक हो गए चलते चलते चलते, क्योंकि 25 मिलियन साल तक चल रहा है ना, छोटा पीरियड तो है नहीं, तो मैमल राइट लेप्टाइड आपको देखने को मिले, और एम्फीबियंस यहाँ गिरना शुरू हो गए। क्यों, क्योंकि दूसरा वाला उठ रहा है ना भैया, रेप्टाइल्स उठ रहे हैं, तो एम्फीबियंस का क्या होगा, वो खाली शिकार करेंगे या जैसा भी उनका एरिया वगैरह एक्यूपाई कर लेंगे, तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन होने लगे। आगे बढ़े, फिर आता है अपना मीजोजोइक, मीजोजोइक एरा, और इसको एज ऑफ रेप्टाइल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एज ऑफ रेप्टाइल्स। एज ऑफ रेप्टाइल्स में फिर तीन आपके क्या आ जाते हैं, पीरियड आ जाते हैं, ट्रायासिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस। ट्रायासिक की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स अब लगातार उठते ही जा रहे हैं, पीछे से जो उठते आ रहे थे परमियन से वो उठते जा रहे हैं। यहाँ पे डेजर्ट्स बनने लगे, फिर बहुत ज्यादा ऊपर उठ जाएंगे तो समुद्र तल से बहुत आगे चले जाएंगे, तो यहाँ पे डेजर्ट्स का डेवलपमेंट, और डेजर्ट सिर्फ इसी वजह से नहीं बनते, और भी दूसरे कारणों से बनते हैं। यहाँ पे अगर हम एनिमल्स और प्लांट्स में बात करें तो प्लांट्स में जो जिम्नोस्पर्म थे अभी तक डोमिनेट कर रहे हैं, वो शुरू से कितनी देर से डोमिनेट कर रहे हैं देख रहे हो। और फिर आपके क्या होता है, यहाँ पे वो नीचे के जाने लगते हैं, यहीं पे ट्रायसिक में पहले तो डोमिनेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, आपके नीचे जाने लगते हैं, मतलब उनका धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू होता है। सीड फंड्स यहाँ पे पूरी तरह से एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, पहले वहां पे वो डाउनग्रेड होने लगे थे सीड फंड, अब एक्सटिंक्ट हो गए। मैमल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स जो है, आई मीन सॉरी एनिमल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स जो है वो धीरे धीरे मैमल्स की तरफ बढ़ चुके हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे रेप्टाइल्स में बहुत ज्यादा मतलब बढ़ रहे हैं ये लोग। और इसके अलावा एग लेइंग मैमल्स, एग लेइंग मैमल्स यहाँ पे देखने को मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग लेइंग मैमल्स का अगर कोई एग्जांपल याद आता तो बताना कमेंट में, कौन सा ऐसा मैमल है जो एग ले करता है, एग लेइंग मैमल्स, लेट्स सी कितने के याद आता है अपने को, है ना। फिर अच्छा ध्यान रखना कि आपका जो ट्रायसिक है वो 230 मिलियन साल पहले था और जुरासिक 180 साल पहले था, सॉरी 180 मिलियन साल पहले था, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 50 मिलियन ईयर्स। तो 50 मिलियन ईयर्स का हमारा क्या हो गया डिफरेंस होगा, मतलब इसका कहने का ये सीधा सीधा कि 50 मिलियन सालों तक क्या चला अपना, ट्रायसिक चला। फिर जुरासिक आता है, यहाँ पे क्लाइमेट जो है वो कोल्ड से माइल्ड होता है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं। यहाँ पे आपके साइकियाट्स और कॉनिफर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमन हो जाते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं अपने आप को एक्सपांड। पहला नॉन फ्लोवरिंग प्लांट अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है जुरासिक में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है पहला नॉन फ्लोवरिंग प्लांट। डायनासोर्स ऑब्वियसली यहाँ पे डोमिनेंट है, तुमने जुरासिक पार्क मूवी का नाम सुना होगा, डायनासोर दिमाग में आता है उससे। पहला टूथ बर्ड, ऐसा पक्षी जिसके दांत थे वो यहाँ देखने को मिला, आर्कियोप्टेरिक्स अगर तुमको याद आता तो उसके फॉसिल से पता चला। रेप्टाइल्स जो है वो काफी स्प्रेड होते जा रहे हैं, और यहाँ पे इंसेक्टिवोरस मार्सुपियल्स का भी राइज देखने को मिल रहा है, जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं इस तरह के मार्सुपियल्स का भी राइज देखने को मिल रहा है। क्रिस्टेशियस की बात करें, नॉट क्रस्टेशियस इट इज क्रेटेशियस, 135 मिलियन आगो ईयर्स की बात है, और इसके अंदर आपका डाइवर्सिफाइड क्लाइमेट था, क्लाइमेट बहुत डाइवर्सिफाई हो रहा है, कहीं ठंडा कहीं ज्यादा गर्म और इस तरीके से,
और यहाँ पे हिमालयाज का, रॉकीज का और एंड्स माउंटेन का डेवलपमेंट देखने को मिला हमको। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो और ज्यादा बढ़ते गए और जिम्नोस्पर्म घटते गए। तो फ्लावरिंग प्लांट राइज होते गए और जिम्नोस्पर्म घटते गए। इसी के केस में अगर हम लोग फोना की बात करें तो डायनासोर्स जो थे वो आपके पीक तक पहुंच गए, बिल्कुल जो उनकी हाइट थी वहां पहुंच गए, और उसके बाद में क्या हुआ, एक्सटिंक्ट हो गया वो और डायनासोर्स। उसके अलावा जो टूथ बर्ड है वो भी एक्सटिंक्ट हो गई, जो यहाँ से हमने बनाना शुरू करी थी जुरासिक से। उसके अलावा यहाँ पे मॉडर्न बर्ड्स की बिगनिंग शुरू हुई जो आज हम देखते हैं। और उसके अलावा आर्केइक मैमल्स जो है वो कॉमन थे। आर्केइक मैमल्स मतलब इतने ऐसे मैमल्स जो हमारे जितने एफिशिएंट या हमारे जितने नहीं थे डेवलपमेंट, उसका थोड़ा डेवलपमेंट कम था आर्केइक मैमल्स। ना अब मीसोजोइक एरा में इतना काफी है, बाकी तुमको मैं अभी मास एक्सटेंशन में बताऊंगा कि क्या क्या दूसरा अरेंजमेंट है और कैसे क्या क्या सब होगा। आ जाते हैं अपन सीनोजोइक एरा पे। सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे मैमल्स का डेवलपमेंट होगा। और इसके अंदर टर्शियरी और क्वाटरनरी दो बातें की थी। टर्शियरी में हमने बात की थी पीओएमपी से, है ना, और पीओएमपी और प्ले होली। तो प्ले होली तो इसमें है नहीं, टर्शियरी क्वाटरनरी में आएगी तो वहां बात करेंगे। तो पेलियोसीन की अगर बात करें तो यहाँ पे एनिमल्स में एंजियोस्पर्म्स का मॉडर्नाइजेशन होने लगा क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स तो आपके क्या हो गए, धीरे धीरे खत्म हो गए। तो आपका क्या करोगे, आप एंजियोस्पर्म्स बनाओगे। तो एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। उसके अलावा यहाँ पे इवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हुआ मैमल्स का, नए नए मैमल्स इवॉल्व होते जा रहे हैं लगातार, धड़ाधड़ इवोल्यूशनरी एक्सप्लोजन हो रहा है। उसके बाद में अगर बात करें इयोसीन में, तो इयोसीन में आपका अगेन एक्सटिंक्शन चलता रहा है। यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हुआ है, मतलब उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ और यहाँ पे फैल रहे हैं एंजियोस्पर्म्स, है ना। इसके अलावा अगर एनिमल्स में बात करें तो प्लेसेंटल एनिमल्स डाइवर्सिफाई होते गए हैं। कुछ मैमल्स जिनको हम हूफ्ड मैमल्स बोलते हैं और कार्निवोर्स जो है वो उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश कर लिया, मतलब वो बिल्कुल एपेक्स पे जा चुके हैं भैया, बोले कि अब आगे हमारे कोई नहीं। ओलिगोसीन की बात कर लेते हैं पियोसीन के बाद में, तो यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिला पूरी दुनिया में। मतलब काफी अलग तरीके की दुनिया उस टाइम पे रही होगी ताकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बन पाए, आज नहीं मिलता ऐसा ना। और इसके अलावा आपका जो ये है फ्लोवरिंग प्लांट्स और मोनोकॉट्स, इनका राइज देखने को मिला। फ्लोवरिंग प्लांट्स में जो स्पेसिफिकली मोनोकॉट्स है, मोनोकॉट्स कौन से होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। तो उसके बेसिस पे आपको इनका राइज देखने को मिला ओलिगोसीन के अंदर। अगर इधर बात किया जाए तो आर्केइक मैमल्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए और मॉडर्न मैमल्स जो हैं वो आपके देखने को मिले किसके अंदर, ओलिगोसीन में। इससे अच्छे सवाल बनेंगे भैया, ध्यान से कवर करना है इसको, बहुत ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज अवर मियोसीन और प्लियोसीन। ये भी आपका किधर है, टर्शियरी में ही है ना, पेलियोजीन में। तो इसके अंदर आपका क्या हुआ, ग्रासेस का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ और जो फॉरेस्ट है अभी तक जो हम फॉरेस्ट डेवलप कर रहे थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। मैमल्स जो है वो बहुत तेजी से इवॉल्व होने लगे और आपका पहला मैन लाइक ऐप मतलब ऐसा बंदर जो आदमी की तरह है। ऐप वैसे बंदर नहीं बोला रहा था लेकिन मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो इस आदमी की तरह जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिला। फर्स्ट मैन लाइक ऐप देखने को मिला आपको मियोसीन में। प्लियोसीन में जो फॉरेस्ट है वो लगातार और गिरता जा रहा है, जैसे यहाँ से गिरना शुरू हुआ था तो गिरता जा रहा है। और यहाँ पे हर्ब्स और ग्रास प्लांट का स्प्रेड देखने को मिला। हर्ब्स और ग्रास प्लांट मतलब छोटी घास वगैरह। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो अबंडेंट मैमल का इवोल्यूशन हो चुका है ना। और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अबंडेंट आपका क्या है, मैमल्स है यहाँ पे, मतलब काफी मैमल्स जो है वो ग्रो कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मैन देखने को मिला, आदमी जो है वो इवॉल्व हो रहा है यहाँ पे, है ना, इवोल्यूशन ऑफ मैन देखने को मिला। एलिफेंट, हॉर्सेस एंड कैमल्स, ये आपके जो अभी मॉडर्न फॉर्म्स हैं उसी फॉर्म के आसपास आ चुके थे ड्यूरिंग योर प्लियोसीन। ध्यान रखना है, ये सवाल उठता है इस पे कि कौन कौन से अरेंजमेंट कहाँ पे देखने को मिले। एलिफेंट, हॉर्सेस एंड कैमल्स जो है वो प्लियोसीन में आपके मॉडर्न फॉर्म तक आ चुके थे। आगे बढ़े अगर अपन इसमें तो क्वाटरनरी में दो है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। फिर से तो प्लिस्टोसीन जो है इसके अंदर आपको हर्ब्स का बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन और ग्रोथ देखने को मिली और वुडी प्लांट्स जो है वो बहुत ज्यादा खत्म होते गए। वुडी प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे खत्म होते गए। यहाँ पे एनिमल्स की बात करें तो इसको एज ऑफ मैन कहा जाता है। काफी सारे लार्ज मैमल्स का यहाँ पे एक्सटिंक्शन हो गया, काफी सारे मतलब क्योंकि मैन जो था वो डोमिनेट करा था तो काफी सारे मैमल्स जो है ना, वो जैसे मैग वगैरह तुमने सुना होगा वो सब एक्सटिंक्ट होते गए। लास्टली अभी जो रिसेंट में चल रहा है उसको कहा जाता है होलोसीन। और होलोसीन में फिर आपका क्या है, डोमिनेंस ऑफ हर्ब्स है। जैसे तुम देखोगे ये कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट नहीं बच रहे हैं, सब ज्यादातर घास घास ही होगी। और यहाँ पे भी एज ऑफ मैन है और यहाँ पे ह्यूमन कल्चर्स का डेवलपमेंट होता गया, ह्यूमन कल्चर्स का डेवलपमेंट होता गया। और इस तरीके से आपकी पूरी जियोलॉजिकल टाइम स्केल कवर होती है। मैंने ऑलमोस्ट जितना जल्दी कवर हो सकता था या जितना टाइम में होता था मैंने करवा दिया है। बट इसका ये मतलब नहीं कि इतने से काम बन जाएगा। जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को उसको ढंग से पढ़ें, उसमें से सवाल आएंगे जो नोट्स आपको बाद में मिलेंगे क्लास के उसके थ्रू। ठीक है, अब वो कहाँ अवेलेबल है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो।
थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं मास एक्सटिंक्शन इवेंट के बारे में। अब ये बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा होगा, तो मैं थोड़ा बहुत तुमको ऐसे ही बता देता हूँ कि मास एक्सटिंक्शन इवेंट हम उनको कहते हैं, उस तरीके के इवेंट को कहते हैं जिसके अंदर या तो बहुत बड़ा कोई क्लाइमेटिक चेंज आ जाए, या फिर एनवायरमेंट में कोई बदलाव आ जाए, या कोई कैटेस्ट्रॉफी हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी जिसको कहते हैं, और उसकी वजह से एटलीस्ट 75% ऑफ द टोटल लिविंग स्पीशीज वाइप आउट हो जाए। मतलब 75% से ज्यादा आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाए, उसको कहा जाता है मास एक्सटेंशन होना। यूजुअली अभी तक हमारे पास में 5 इस तरीके के एक्सटेंशन है जिसमें 75% से ज्यादा की हमारी लाइफ खत्म हो गई है। पहला है ऑर्डोविजियन सिल्यूरियन मास एक्सटेंशन, दूसरा है लेट डेवोनियन एक्सटेंशन, तीसरा है परमिनेंट ट्रायसिक एक्सटेंशन। ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर 96% हमारी स्पीशीज लॉस हुआ था परमिनेंट ट्रायसिक एक्सटेंशन में। ट्रायसिक जुरासिक एक्सटेंशन है जिसके अंदर 80% लॉस देखने को मिला था, और उसके अलावा हमारा क्रिटेशियस पैलियोजीन एक्सटेंशन है जो कि आपका अल्टीमेटली इसमें भी काफी कुछ आपका लॉस देखने को मिला था, 60 to 76%। ठीक है, और अभी जो नया चल रहा है वो है होलोसीन एक्सटेंशन, जिसको हम बोल रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक मास एक्सटेंशन हो सकता है। ये इंसानों की वजह से धरती पे कुछ इतना बड़ा बदलाव आएगा कि बहुत सारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ ये नाम याद रखना है, ऑर्डोविन सिल्यूरियन। तो ऑर्डोविशियन के बाद में जो खत्म हो गया सिल्यूरियन शुरू हुआ था उसके बीच में, फिर यहाँ पे डेवोनियन खत्म होने के बाद में डेवोनियन कार्बोनिफेरस है, और उसके बेसिस बाकी सारे भी। अब इनके डिटेल जो है मैं नोट्स में डाल दूंगा, मतलब ये बहुत ही सिंपल है, मैं इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है कि भैया ये हुआ था वो हुआ था, तो बेसिक बेसिक समझोगे, वोल्केनिक इरप्शन, CO2 लेवल, ग्रीन हाउस, मीथेन प्रोडक्शन और ये सारी चीजें, तो तुमको वैसे समझ में आ जाएगा, वेस्ट करने का मतलब नहीं है टाइम। तो आई थिंक इतना काफी है इसमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, बट प्लीज इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, डू रीड द नोट्स। नोट्स पढ़े बिना और टेस्ट दिए बिना और उनके क्वेश्चन एनालिसिस किए बिना मजा नहीं आएगा। यूट्यूब से सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा भैया, बहुत मेहनत करना पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, अगर आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज दीजिए आप सजेशन कमेंट में, हम उस पर बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। एंड विद दैट नोट आई टेक योर लीव, एंड प्लीज ध्यान रखें अपना। मिलते हैं अगले लेक्चर में विद इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।